Good morning, my dear student. Today our topic is Article 35A. So let's start our topic. Article 35 is a constitutional provision in our Indian Constitution. But A, Article 35A. This is a constitutional. Now this is a constitutional provision, but we can say this is a fraud. This is a cheating pattern. Whenever this is a amended process who was taken by the central government at that time. So this is a very wrong procedure according to by their establishment, because right now we are governed by the law procedure established. You can say procedure established by law. That means every procedure, execution and law making agency, they can doing their work with a procedure. That means here parliamentary system of the government. In this system, a government are responsible to their legislation. And that time only the presidential difference already had been added in our constitution. The background of this article: in 1950, a presidential order had been issued by the Indian government for the administration of Jammu and Kashmir. As we know, when Maharaj Hari Singh was taking initiatives for the accession of Jammu and Kashmir state in India, only 3 matters they are offering for the administration of Government of India: defense, external affairs and communication. After that, 1952, between Jammu Kashmir administrator Sheikh Abdullah and Indian government leader Jawaharlal Nehru, agreement was held in 1952, who are familiar, Delhi Agreement. So in Delhi Agreement, ये क्या था? इसमें यह व्यवस्था थी कि जब तक J&K, जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा, जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा अपना संविधान नहीं निर्माण कर लेती, तब तक जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके डायरेक्शन में जम्मू एंड कश्मीर का शासन चलाया जाएगा। ये क्या था? दिल्ली एग्रीमेंट में ये चीजें थी 1952 में।
और ये किसके बीच हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं उस समय संविधान सभा नहीं बनी थी। कहाँ की? जम्मू एंड कश्मीर की। क्योंकि जब विभाजन हुआ था उसके बाद सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके पिछले क्लास में। तो वहां पर यह हुआ कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान है अलग होगा और वहां की संविधान सभा उसको बनाएगी। तो वहां पर संविधान बनाने के लिए जम्मू कश्मीर का अलग संविधान बनाने के लिए वहां की संविधान सभा बनी और उस संविधान सभा ने 17 नवंबर 1957 में संविधान बनाया संविधान सभा ने। और उसे यानी जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी उसने जो जम्मू कश्मीर के लिए संविधान बनाया वो 17 नवंबर 1957 में बना और उसको 26 नवंबर 1957 में एग्जीक्यूट किया गया। अब उससे पहले क्या होता है? 14 मई 1954 को क्या होता है? शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच में, आप इसको कोल्यूजन भी कह सकते हैं, इन्होंने इस डेट में इस आर्टिकल 35 में इसको जोड़ दिया, यानी एक क्लाज को जोड़ दिया। कैसे? एक प्रेसिडेंशियल डिफरेंस के द्वारा। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति थे और उनके सिग्नेचर से चोरी से, बिल्कुल चुपके तरीके से, जिस किसी को पता न लगे, और संविधान में जोड़ दिया गया। और इसमें यह क्या व्यवस्था देती है, या वहां के जो अस्थायी नागरिक हैं उसके बारे में यह बात करता है कि अस्थायी नागरिक कौन होगा। आर्टिकल 370 था, वो हम लोगों ने बात किया कि वो क्या था? विशेष शक्ति प्रदान करता था, विशेष पावर देता था, स्पेशल पावर देता था किसको? जम्मू कश्मीर को। और 35 ए क्या देता है? या वहां के जो नागरिक हैं, अस्थायी नागरिक कौन होगा, उसके क्या राइट होंगे, ये सब सारे डिसीजन करने का राइट किसको दे दिया गया? इसके द्वारा जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, जो वहां के संविधान था, उसमें ये कर दिया गया कि सारा राइट जो स्थानीय नागरिकों के बारे में है वो सारा राइट किसके पास हो जाएगा? जो वहां की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, संविधान सभा है। और उसके बाद संविधान सभा उसमें संविधान में संशोधन की और संविधान में सारी चीजें आ गई। अब सारा चीज आप कह सकते हैं क्या हुआ कि जो नागरिक यानी परमानेंट जो वहां का सिटीजन है, वहां का जो परमानेंट सिटीजन कौन होगा और उसके क्या राइट होंगे, या कौन डिसाइड करेगी? वहां की संविधान सभा डिसाइड करेगी। यह राइट संविधान सभा में आ गई। अब क्या हुआ? जो हमारा जो नागरिकता, जो इंडियन सिटीजनशिप है, वह क्या किया गया? वह गौड़ हो गई यहाँ, यानी वो प्रमुख नहीं रहेगी। और जो परमानेंट सिटीजनशिप है ये जम्मू कश्मीर के संविधान में आ गया। और यह क्या हो गया? ये स्टेट लिस्ट का मैटर हो गया। क्या हो गया? इसलिए स्टेट लिस्ट में था। जैसे हमने चर्चा किया कि 3 लिस्ट होते हैं। कौन कौन? यूनियन लिस्ट जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संघ सरकार को, यानी हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उस पर कानून बनाती है। जैसे हुआ पोस्टल हो गया,
डिफेंस हो गया, ठीक है, इस सब पर। उसके बाद फिर क्या है, स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट का क्या है कि जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, जैसे पुलिस व्यवस्था हो गया, स्वास्थ्य हो गया। और उसके बाद फिर क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट है। इस पे यानी यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बनाएंगे, जो कॉन्करेंट सब्जेक्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो जो परमानेंट सिटीजन की बात यहाँ थी वो कहाँ आ गई, स्टेट लिस्ट में आ गई। जम्मू कश्मीर के संविधान की स्टेट लिस्ट में उसको देगा, यानी प्रमुखता उसको मिल गई। अब क्या हुआ कि जो जोड़ा गया 35A, इस प्रेसिडेंशियल अपियरेंस था, जबकि हमारे यहाँ क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसके द्वारा क्या होता है, राइट नाउ वी आर गवर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ थ्रू प्रॉपर चैनल। तो यहाँ क्या हुआ, किसी का पालन नहीं किया गया। और वहां क्या होना चाहिए था, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के क्लास 1 में है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है, कैसे अमेंडमेंट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा पार्लियामेंट है उसके किसी भी सदन में इसको प्रारंभ किया जा सकता है, और सामान्य बहुमत या विशेष बहुमत, कुछ ऐसी व्यवस्था है, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसको सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, और किसी को स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो इसमें किसी का पालन नहीं किया गया, और पालन की बात ही छोड़ दीजिए, और इस अमेंडमेंट की भी बात छोड़ दीजिए, वहां तो संसद में चर्चा तक नहीं हुई और इसको चोरी से जोड़ दिया गया। अब ये जो राइट देता है आर्टिकल 35A वहां की संविधान सभा को, तो वहां का जो संविधान है उसने इसका अवेल करते हुए क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या मुख्य चीजें क्या की परमानेंट सिटीजनशिप के लिए। परमानेंट सिटीजन जम्मू कश्मीर का कौन होगा, उसने कहा कि यहाँ यानी जम्मू कश्मीर का जो सिटीजन होगा उसके लिए कुछ शर्तें होंगी। क्या क्या शर्तें थी वो, कि कौन जम्मू कश्मीर का परमानेंट सिटीजन होगा। इसने कहा कि इस डेट में यानी 14 मई 1954 में, 14 मई 19, जो व्यक्ति यहाँ का स्थायी नागरिक था, यहाँ रह रहा था, यानी वहां यहाँ तक नागरिकता उसको प्राप्ति रह रहा था जम्मू कश्मीर में, और उसने वहां प्रॉपर्टी खरीदी है, यानी वैध रूप से प्रॉपर्टी खरीदा हो। पहला क्या था वो, यानी वह वैलिड प्रॉपर्टी वहां खरीद रहा हो, और उस समय वहां का सिटीजनशिप हो, यानी इस डेट में 14 मई 1954 में वहां का वैलिड तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी हो और वहां का सिटीजनशिप उसके पास हो, वह परमानेंट सिटीजनशिप उसको मिलेगी। ये पहला कंडीशन था आर्टिकल 35A में। सेकंड क्या था, सेकंड कंडीशन क्या था परमानेंट सिटीजनशिप के लिए, कि जो व्यक्ति पिछले 10 साल से कहां पे रह रहा है, 10 साल से कहां रह रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में। जो 10 साल से जम्मू एंड कश्मीर में रह रहा है वह व्यक्ति वहां का नागरिक हो सकता है। ठीक, अगला क्या है, 14 मार्च 1947, 14 मार्च 1947, जो व्यक्ति इसके बाद पाकिस्तान चला गया था और वहां से वापस आया जम्मू कश्मीर में, और उसके पास रीसेटलमेंट का लेटर हो,
14 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो और वहां से आया हो रिसेटलमेंट लेटर के साथ, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, उसको नागरिकता, परमानेंट सिटीजन की नागरिकता मिल सकती है। ये 3 कंडीशन थे 35A के तहत। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने, यानी जम्मू कश्मीर का जो संविधान था उसमें क्या किया गया कि ऐसे व्यक्ति ही यहाँ के नागरिक, परमानेंट सिटीजन हो सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो वहां का सिटीजन है वहां, और जो नॉन सिटीजन है, जो वहां का सिटीजन है जम्मू कश्मीर का, केवल उसी को वहां पर संपत्ति खरीदने और सरकारी नौकरी, सरकारी सुविधाएं, ये सब उन्हीं को ही केवल मिलेगा। और उसके बाद अगर वहां की कोई महिला किसी दूसरे राज्य के पुरुष से या वहीं पर किसी पुरुष से जो वहां का नागरिक नहीं है शादी करती है, विवाह करती है, तो उसके सारे विशेषाधिकार खत्म, यानी उसको कोई राइट नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, उसके बच्चों को कोई राइट नहीं मिलेगा, नागरिकता का राइट उसके बच्चों को नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर वहां कोई पुरुष वहां की किसी अस्थायी नागरिक या किसी दूसरे राज्य की महिला से शादी करता है तो उसके सारे जो विशेषाधिकार है वे बने रहेंगे, सारे विशेषाधिकार, यानी जो उसके राइट है वो सब उसको मिलेंगे। तो यह क्या करता है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है। क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन है ये किसके साथ, महिलाओं के साथ, यह महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। यह जो हमारा संविधान आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, इसका भी वायलेशन करता है, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी यहाँ कहाँ है, महिलाओं के साथ दूसरा हो रहा है, पुरुष के साथ दूसरा हो रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेट करता है। उसके बाद क्या हुआ, 2002 में जम्मू कश्मीर की जो हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अब अगर कोई महिला किसी अस्थायी नागरिक से या किसी भारत के अन्य राज्य से शादी कर लेती है, उसके अधिकार नहीं जाएंगे, लेकिन उससे होने वाली जो संतान है उसको विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे, यहां तक कि उसकी नागरिकता भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यह एक तरीके से क्या था, ये डिस्क्रिमिनेशन था, यानी पूरा यह इस आर्टिकल 35A क्या था, ये पूरा पहले तो ये जो जोड़ा गया यदि चीटिंग था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, होना नहीं चाहिए था। और उसके बाद भी जो यहाँ की संविधान ने व्यवस्था दी ये पूरी गलत थी, क्योंकि ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, जो हमारे आर्टिकल 13 में ऑलरेडी लिखा हुआ है। आर्टिकल 13 में स्पष्ट है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके पार्ट 3 में जो क्या है, फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि इस पार्ट में जितने भी राइट दिए गए हैं, जो भी चीजें हैं, अगर हमारा पार्लियामेंट या कोई भी ऐसी शक्ति जिसको कानून बनाने की शक्ति हमारे यहाँ है, वह ऐसा कोई नियम बनाता है, कानून बनाता है जो इस में दिए गए राइट का वायलेशन करता है, तो वह उस लिमिट तक वह 0 होगा जिस लिमिट तक इसका वायलेशन कर रहा है। तो आर्टिकल 13 का भी वायलेशन है, ये जो है ये आर्टिकल 13 का भी वायलेशन है। उसके बाद आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है। उसके बाद महिला के साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी जो ह्यूमन राइट है, जो क्या है ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है 10 दिसंबर 1948 को जो आया था, 10 दिसंबर 1948, यानी इसका भी ये वायलेशन कर रहा है। जो विश्व मानवाधिकार घोषणा है ये सारे का वायलेशन कर रहा है। तो यह इसका क्या परिणाम रहा कि 31 अक्टूबर 2009 तक
3 लाख जो फैमिली माइग्रेट होकर के जम्मू कश्मीर में आई थी वह बिल्कुल रिफ्यूजी का जीवन जी रही थी। लेकिन आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 में 5 अगस्त 2019 में गवर्नमेंट ने इसको एबॉलिश कर दिया और 31 अक्टूबर 2019 को एक्ट इनफोर्स में आया और उसके बाद इनको वहां की सिटीजनशिप मिली। तो अब क्या है, आज की स्थिति क्या है कि जो इंडिया के अन्य राज्य जो अदर स्टेट्स हैं उनमें जो राइट नागरिकों को मिले हुए हैं, जो सिटीजनशिप के लिए जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है पार्ट 2 में, पार्ट 2 में जो इंडियन सिटीजनशिप के लिए प्रोविजन वही सब पर लागू होते हैं। यानी अब क्या हो गया, अब एक इंटीग्रल जो कानून है वो सबके लिए इक्वल हो गया। अब सबके लिए ये जो डिस्क्रिमिनेशन था वो समाप्त हो गया। तो आर्टिकल जो 35A है ये हम कह सकते हैं बहुत ही हमारे लिए बहुत डेंजर था और बहुत ही डिस्क्रिमिनेट करने वाला था। इसलिए यह बहुत ही अच्छा हुआ कि पूरा जो हमारा इंडिया है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी पूरा क्या हो गया, अब एक हो गया, सबके लिए एक ही कानून हो गया। तो होना भी यही चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ये समाज में समरसता यानी जो हार्मोनी होती है वो डेवलप नहीं करने देता। इसलिए यह बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक विधान हो, वन लेजिस्लेशन, वन जो है एक ही प्रोसेस हो जो सब गवर्न किया जाए, सबके द्वारा गवर्न हो। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें यह बहुत अच्छी व्यवस्था है कि कोई प्रपोजल आए, उस पर बहस हो, उसके बाद पारित किया जाए। चोरी से कोई चीज किया जाता है तो बहुत नुकसानदेह होता है। तो आपकी जो व्यवस्था है इसको हटा दिया गया और सब एक हो गया, यानी पूरा जो भारत के जितने स्टेट यानी 28 स्टेट्स, नाउ 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज, तो 28 राज्य इस समय हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। सब में नागरिकता के अब सेम नियम यानी इक्वल हो गया। यानी अब क्या है, इक्वल राइट टू इक्वलिटी, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो अब जो विधि के समक्ष हैं सारे के राइट सेम है। तो आज यहीं तक, उसके बाद हम शीघ्र ही मिलेंगे। ओके, थैंक यू।